जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आज हम करने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल के चैप्टर 11 तो चैप्टर 1 को। और इसमें हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। क्वेश्चन, हाँ, देखिए क्वेश्चन आता है, संविधान के कार्यों का उल्लेख करिए। यानी हमारा संविधान क्या करता है, हमारा संविधान हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हमारा संविधान किस तरीके से काम करता है। देखिए संविधान के 4 कार्य आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला जो आता है वो आता है कि संविधान का जो पहला काम है वो है कि संविधान ना हमें कुछ बुनियादी नियम प्रोवाइड करवाता है। यानी हमारा संविधान हमें कुछ बुनियादी नियम प्रदान करता है। ये नियम किस लिए दिए जाते हैं? ताकि समाज के सदस्यों के बीच में एक न्यूनतम यानी कम से कम एक समन्वय यानी तालमेल बना रह सके, और साथ ही साथ एक विश्वास बना रह सके। मैं एक बार इसे दोबारा बताता हूँ। यानी हमारा संविधान ना हमें जो भी चीजें देता है वो इस तरीके से देता है कि समाज के वो सभी लोगों के लिए बराबर हो, सभी के लिए बुनियादी हो, और ताकि समाज में एक विश्वास बना रहे, एक तालमेल बना रहे। क्योंकि अगर मान के चलो हमारा संविधान वह कुछ लोगों को कुछ स्पेशल पावर देता है और कुछ लोगों को बिल्कुल पावर ही नहीं देता, तो क्या ऐसे में लोग संविधान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो संविधान का पहला काम ये हुआ कि संविधान समाज में जो भी चीजें प्रोवाइड करवाता है वो सभी को बराबर प्रदान करता है, ताकि समाज में संविधान को लेकर एक विश्वास और एक तालमेल बना रहे। नेक्स्ट, दूसरा इसका जो काम है वो है कि संविधान इस बात को स्पष्ट करता है, संविधान इस बात को क्लियर करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा, शक्ति किसके पास होगी, सरकार कैसे बनेगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि हमारे समाज में निर्णय कौन लेगा, तो आप देखोगे निर्णय लेने की जो शक्ति है वो सरकार के पास है। वो किसके पास है? सरकार के पास है। लेकिन सरकार कैसे बनेगी ये किसने बताया? ये हमारे संविधान ने बताया। यानी हमारे संविधान का दूसरा काम ये है कि समाज में निर्णय कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा। ठीक है, ये सारी पावर किसके पास होगी? सरकार के पास होगी। लेकिन सरकार कैसे बनेगी ये कौन बताएगा? संविधान। तो संविधान का दूसरा काम क्या हुआ? ये बताना कि शक्ति किसके पास होंगी, समाज में निर्णय कौन लेगा। क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, आप डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन केवल कौन लेगी? सरकार लेगी। और सरकार कैसे बनेगी ये कौन बताएगा? संविधान। तो संविधान का दूसरा काम क्या हुआ कि सरकार के पास कौन कौन सी पावर होगी और सरकार कैसे बनेगी। तीसरा कार्य देखते हैं हम संविधान का। तो तीसरा काम है इसका कि भाई सरकार हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं यानी नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। यानी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। लेकिन कुछ परिस्थिति में सरकार हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन वो प्रतिबंध हमारे भले के लिए ही लगाए जाएंगे। जैसे मैं इसको आपको याद दिलाता हूँ कि लॉकडाउन में सरकार ने लोगों की आने जाने की स्वतंत्रता पे रोक लगा दी थी। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या उस टाइम पर ये रोक लगानी सही थी या गलत थी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला पॉइंट देखते हैं हम। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यानी ये थर्ड पॉइंट हमारा ये कहना चाहता है कि संविधान का जो तीसरा काम है वो ये है कि सरकार हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, और कोई भी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर सरकार चाहे तो हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन उन विशेष परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सरकार हमारे किसी भी मौलिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। तीसरा देखते हैं जी, सॉरी चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट। तो सरकार को क्षमता देना, ये कौन देता है? हमारा संविधान। देखो हमारी सरकार हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, जैसे कि नियम बनाना, उन कानूनों को लागू करना, समाज में एक ऐसी परिस्थिति बनाना ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके। अब ये सारी पावर सरकार के पास जो आती है ये कहाँ से आती है? ये कोई ना कोई तो दे रहा है सरकार को। तो ये पावर देने वाला हमारा संविधान है। यानी संविधान सरकार को एक ऐसी क्षमता देता है ताकि सरकार जनता की जो इच्छाएं हैं उन्हें क्या कर सके? पूरा कर सके, और एक न्यायपूर्ण यानी एक ऐसे समाज की स्थापना करे जहां पे सबके साथ उचित परिस्थितियां हो। तो ये थे हमारे संविधान के
4 कार्य जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि देखो, सबसे पहले मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि संविधान को किसने बनाया। ठीक है, और संविधान को, वैसे तो संविधान को संविधान सभा ने बनाया, संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने। लेकिन आपसे पूछेगा कि संविधान सभा को किसने बनाया फिर, यानी संविधान संविधान सभा ने बनाया, लेकिन संविधान सभा को किसने बनाया, संविधान सभा की रचना कैसे हुई, इसकी प्रक्रिया बतानी है। ये आपसे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की रचना किस तरह हुई है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है। तो देखो, संविधान सभा का सबसे पहला विचार कैबिनेट मिशन ने दिया था। किसने दिया था, कैबिनेट मिशन ने, जो 1946 में भारत आया। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में आया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि संविधान सभा को बनाने का सुझाव किसने दिया, यानी भारत की संविधान सभा किसके सुझाव के अनुसार बनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन। किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसी का। देखिए अगला जो पॉइंट है वो कहता है, देखिए कि भाई दूसरा पॉइंट है ये हमारा, कहता है प्रत्येक प्रांत, प्रांत का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश राज्यों से, किससे, ब्रिटिश राज्यों से। यानी आप इसे समझने के लिए राज्य समझ सकते हो कि उस समय जिन राज्यों पर ब्रिटेन का दबदबा था, तो वो थे प्रांत। इसके बाद दूसरे आते हैं देसी रियासत। दूसरा कौन सा आता है, देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब होता है जहां पे राजाओं का शासन था, जहां पर राजाओं का शासन था, उन राज्यों को देसी रियासत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका अगला आता है, हाँ जी, यही थे प्रांत, प्रांत, देसी रियासत। तो इनको जो सीटें दी गई थी, इनको जो संविधान सभा में सीटें दी गई थी, वो एक अनुपात के हिसाब से दी गई थी। अनुपात क्या था कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट। जिस राज्य में 10 लाख की आबादी होगी, वहां से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। तो इस आधार पर ये सीटें दी गई। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश प्रांतों को कितनी सीटें मिली, 292। इसके अलावा 93 सीट जो मिली थी वो रजवाड़ों को मिली थी। 4 सीट चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को मिली थी, जो कि इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो 4 सीट चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को मिली। तो अगर मैं इन्हें टोटल करूंगा तो ये बनेंगे 389। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, कि प्रांतों को जो सीटें दी गई थी, प्रांतों को जो सीटें मिली थी, ये सीटें 3 समुदाय में बटी हुई थी। ये सीटें 3 समुदाय में बटी हुई थी, जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में आपके हिंदू भी आ जाएंगे, और आपके बुद्धिस्ट भी आ जाएंगे, जैनी भी आ जाएंगे। यानी सामान्य में मतलब इन दोनों को छोड़कर सभी किसमें काउंट हो जाएंगे, सामान्य में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में, प्रांतों में जो चुनाव हुआ था, यानी ये जो 389 मेंबर थे, इनका जो चुनाव हुआ था वो किस विधि से हुआ था। तो ये हुआ था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, जिसे एकल संक्रमणीय प्रणाली भी कहते हैं, या फिर इसे और इजी वे में आप याद रख सकते हो, अप्रत्यक्ष तरीके से। किस तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब ये होता है कि जहां पे सदस्यों को हमने जिन्हें चुना है, वो जब किसी और को चुनते हैं, तो इस मेथड को कहते हैं अप्रत्यक्ष। मैं इसे एक बार दोबारा से समझाता हूँ। देखिए मान के चलिए कि, एक मिनट, मान के चलिए कि ये 3 जने हैं, ए बी सी। ए ने वोट दिया बी को,
तो अब यहाँ पर संसद में बी नहीं जाएगा, बल्कि बी जिसे चुनेगा, बी ने किसे चुना, सी को, तो ये व्यक्ति जाके यहाँ पे क्या करेगा, संसद में जाके संविधान का निर्माण करेगा। यानी हम नहीं जाएंगे बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, इसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष विधि। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समानुपातिक इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि हर वर्ग से कुछ सीटें दी गई हैं। जैसे आप देखोगे एक अनुपात में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 लाख की सीट पर एक, मतलब 10 लाख की आबादी पर एक सीट, 10 लाख की आबादी पर एक सीट। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं हम। अगले पॉइंट में कहता है कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका जो चुनाव हुआ था वो वहां के राजाओं से सलाह मशवरा कर कर तब जाकर अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव के आधार पर इसे किया गया था। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान किस प्रकार से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, यानी हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से सरकार की शक्तियों को क्या करता है, सीमित करता है। तो देखिए हमारे संविधान में ना एक भाग है, भाग 3, जो मौलिक अधिकारों पर क्या लगाता है, सॉरी, जो सरकार की शक्तियों पर क्या लगाता है, प्रतिबंध। एक बार दोबारा बताता हूं कि संविधान के द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित करने का जो सबसे सरल तरीका है वो है मौलिक अधिकार। वो कौन सा तरीका है, मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा हम सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके बाद कहता है कि संविधान में अधिकारों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है ताकि सरकार कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकार सरकार की शक्तियों पर क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार मिले हैं, 6 मौलिक अधिकार, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि। और भी 6 अधिकार है जिनको हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि इन अधिकारों को विशेष परिस्थिति में, अच्छा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वैसे तो सरकार इनका उल्लंघन कर नहीं सकती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें सरकार इनका उल्लंघन कर सकती है, लेकिन वो भी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।